अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एंड चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रशिया में ब्रिक्स की एक समिट होल्ड करी जा रही है रशिया के कजान शहर में। वहां पर मिलते हैं, आपसी बातचीत करते हैं और उसमें एक समझौता तैयार होता है और उसके बाद नेगोशिएटर्स लगातार आपसी बातचीत कर रहे हैं दोनों देशों की तरफ से। तो ये एग्रीमेंट क्या था, क्यों ये एग्रीमेंट हुआ, इसी के बारे में जानेंगे। तो भारत और चीन जो है वह पड़ोसी देश हैं और लंबे समय से इनके बीच एक सीमा का विवाद बना हुआ है। तो 1949 में पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना एग्जिस्टेंस में आता है और एक कम्युनिस्टिक कंट्री चाइना बन जाता है। और उसके बाद से लगातार चाइना की जो एम्बिशंस रहती हैं वो अपने जो पड़ोसी देश थे जिनके द्वारा ऑटोनॉमी क्लेम करी जाती थी, जैसे कि तिब्बत हो गया, जैसे कि हांगकांग हो गया और ताइवान हो गया, उनकी जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो स्वायत्तता है, लगातार चीन के द्वारा उसको ख़त्म करने का प्रयास किया जाता है। और इसी की एवज़ में चीन के द्वारा 1950 के अंदर तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है। भारत के द्वारा शुरू में इसका विरोध किया जाता है, परंतु चीन के द्वारा ये आश्वासन दिया जाता है कि हम तिब्बत की ऑटोनॉमी को बरकरार रखेंगे। तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी इस बात से सेटिस्फाई हो जाते हैं और 1954 में चीन के प्रधानमंत्री भारत में आते हैं और जब वह भारत में आते हैं तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगते हैं। फिर उसके बाद 1957 में चीन की सेनाओं का और चीन की सरकार का जो दमन है वह तिब्बत के अंदर काफ़ी बढ़ जाता है, जिसमें तिब्बत के लोकल लोग चीन की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं और इस विद्रोह को दबाने के लिए चीन की सेनाएं वहां पर आती हैं और लोगों का शोषण किया जाता है, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका दमन किया जाता है, जिससे डरकर वहां के जो नेटिव पीपल थे वह इंडिया में आ जाते हैं और भारत के द्वारा उनको 1959 में शरण दी जाती है, जिसमें वहां के दलाई लामा भी थे। और एक कारण ये भी माना जाता है कि 1962 में चीन और भारत के बीच एक युद्ध हुआ था और इस युद्ध का मेन कारण तो सीमा विवाद था, परंतु इसके साथ ये वाला भी एक एस्पेक्ट था कि दलाई लामा जब इंडिया में आए तो चीन का अविश्वास भारत के ऊपर काफ़ी बढ़ जाता है। तो चीन की शुरू से ही एक एम्बिशियस पॉलिसी रही है कि अपने पड़ोसियों के साथ अगर चीन 2 कदम पीछे हटता है तो कुछ ही टाइम बाद वह 5 कदम आगे भी बढ़ जाता है। तो यही सिलसिला उसका भारत के साथ भी होता है। चीन के जो सीमा के विवाद थे वह रशिया के साथ भी रहे हैं, जिसको यूएसएसआर उस वक्त बोला जाता था, और भारत के साथ भी लगातार चीन का एक सीमा का विवाद रहा है। तो 1954 में जब हिंदी चीनी बाई बाई के नारे लगे थे तो भारत के द्वारा एक विश्वास प्रकट किया गया था कि हम सीमा के विवाद का भी समाधान कर लेंगे। परंतु जब नेगोशिएटर्स आपस में बैठते हैं तो एक दूसरे की बातों को समझने में वो नाकामयाब रहते हैं और दोनों देशों का अपना अपना परसेप्शन रहता है। तो दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद आखिर है क्यों? इसका मेन कारण ये है कि दोनों का अपना अपना परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर, मैकमोहन रेखा को लेकर। तो मैकमोहन रेखा ईस्टर्न सेक्टर में एग्जिस्ट करती है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो वेस्टर्न सेक्टर में एग्जिस्ट करती है। तो आज हम बात कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, जो कि वेस्टर्न सेक्टर में एग्जिस्ट करती है, जिसको आप कह सकते हैं कि लद्दाख वाला एरिया। तो 1962 में चीन के द्वारा कुछ एरिया ऑक्युपाई कर लिया गया था उस वॉर में और लगातार तब से लेकर आज तक चीन के वो कब्जे में ही रहता है। और इसी के साथ पाकिस्तान से भी कुछ एरिया चीन को मिलता है, क्योंकि पाकिस्तान के द्वारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर 1947 में कब्जे में ले लिया गया था। चीन के पास कुछ टेरिटरी इंडिया की आज तक है, परंतु चीन मानता है वो उसकी अपनी टेरिटरी है। उसी के साथ दोनों देशों के बीच सीमा का विवाद वेस्टर्न सेक्टर से लेकर ईस्टर्न सेक्टर तक है। ईस्टर्न सेक्टर में इनफैक्ट चीन के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भी क्लेम किया जाता रहा है और वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख के एरियाज एंड भारत के जो बॉर्डर एरियाज हैं वो लगातार चीन के द्वारा क्लेम किए जाते रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि दोनों देशों के द्वारा अपने अपने परसेप्शन दिए गए हैं सीमा को लेकर। दोनों देशों के द्वारा कहा गया है कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो यहाँ तक एग्जिस्ट करती है। लाइक मैं इसका एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहता हूँ कि इंडिया के द्वारा कहा गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वह किसी एक पॉइंट तक एग्जिस्ट करती है, जो कि चाइना की तरफ है, परंतु चाइना के द्वारा कहा जाता है कि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये भारत के अंदर तक एग्जिस्ट करती है। उसी तरीके से मैकमोहन रेखा को लेकर भी दोनों के बीच आपसी विवाद है। तो अक्सर हम देखते ही हैं कि दो पड़ोसियों के बीच जमीनों को लेकर भी विवाद हो जाता है। तो भारत और चीन के बीच भी एक परसेप्शन को लेकर, एक नज़रिए को लेकर विवाद लगातार रहा है। जो हिस्से चीन के द्वारा क्लेम किए जाते रहे हैं कि ये उनके बॉर्डर के अंदर आते हैं या उनकी सीमा के अंदर आते हैं,
वही हिस्से भारत के द्वारा भी क्लेम किए जाते हैं कि ये वाले हिस्से हमारे अंदर आते हैं। तो एक परसेप्शन की लड़ाई दोनों देशों के बीच लगातार होती रही है और ऐसा नहीं है कि प्रयास नहीं हुए हैं, आपसी बातचीत के जरिए भी बहुत प्रयास करने की कोशिश करी गई है, परंतु वो प्रयास कभी कामयाब नहीं हुए हैं। तो इसी के कारण लगातार 1962 की लड़ाई हुई, उसके बाद भी छोटी छोटी क्लैशेस दोनों देशों के बीच होते रहते हैं। 1993 में दोनों देशों के बीच पेट्रोलिंग को लेकर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर कुछ एग्रीमेंट्स हुए थे, परंतु वो एग्रीमेंट 2020 तक चलते हैं और लगातार 1993 से लेकर 2020 तक कोई मेजर क्लैश दोनों देशों के बीच देखने को नहीं मिला था। परंतु 2020 में गलवान, जो कि लद्दाख में एग्जिस्ट करता है, वहां पर एक क्लैश दो देशों की सेनाओं के बीच हो जाता है और उसमें भारत के 20 सैनिक जो हैं वह मारे जाते हैं और चीन के 4 सैनिक करीब मारे जाते हैं। तो ये फिगर ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, ऑफिशियली भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। मैं आपको एक एस्टिमेटेड फिगर आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसके बाद से भारत के द्वारा प्रयास किया गया, अगर हमारी जियोपॉलिटिकल टेंशन बॉर्डर के ऊपर चीन के साथ है तो हम तब तक चीन के साथ इकोनॉमिकली अच्छे से कोऑपरेट नहीं करेंगे जब तक ये जियोपॉलिटिकल टेंशंस कम नहीं करी जाती। क्योंकि एक तरफ सीमा का विवाद हमारे दोनों देशों के बीच है, एक तरफ हम लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ हम आपसी व्यापार कर रहे हैं। तो ये चीज भारत को सही नहीं लगी और लगातार भारत के द्वारा 2020 से प्रयास किया जा रहा था कि हम इकोनॉमिकली भी डिसएंगेज हो जाएं। हालांकि चीन से हम बहुत सारी वस्तुएं इंपोर्ट आज करते हैं, कुछ वस्तुएं एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो हमारा ट्रेड काफी बड़े स्तर पर होता है, परंतु जिस स्तर पर 2020 से पहले हो रहा था उसके स्तर में थोड़ी कमी देखने को मिली। परंतु उसके कारण भारत को भी नुकसानों का सामना करना पड़ा, जैसे कि हम कुछ चीप इंपोर्ट्स चीन से कर रहे थे, कुछ ऐसी वस्तुएं थी जो बिल्कुल सस्ती वस्तुएं थी जो भारत की अर्थव्यवस्था को भी फायदा पहुंचा रही थी, और इसी के साथ चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं इंडिया में आ रही थी। तो चीन की वो सस्ती वस्तुएं और चाइनीज इन्वेस्टमेंट, ये नुकसान भारत को उठाना पड़ा और उसी के साथ भारत को कुछ इसके फायदे होते हुए नहीं दिखे और चीन को भी इसका कुछ नुकसान तो हुआ है, क्योंकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं 21st सेंचुरी की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं और भारत चीन के लिए एक बड़ी मार्केट के रूप में काम करता है। और उसी के साथ यदि जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो भारत चीन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में अमेरिका के लिए चीन को काउंटर करने के लिए भारत एक अहम शक्ति बन चुकी है और अमेरिका को यदि चीन को काउंटर करना है तो वह भारत का सहारा लेती है। और इसी के साथ चीन के द्वारा BRO, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं, बेल्ट का मतलब है कि जमीन के रास्ते से दुनिया के साथ कनेक्टिविटी बनाई जाएगी, रोड का मतलब है समुद्र के रास्तों से कनेक्टिविटी बनाई जाएगी। परंतु भारत ने BRO का मेंबर बनने से इनकार कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि चीन के द्वारा CPEC प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया, जो कि भारत के उस वाले हिस्से से जाता है जो कि पाकिस्तान के द्वारा कब्जे में लिया गया है, जिसको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं। और इसी के साथ चीन का जो क्लैश है वह भारत के साथ बॉर्डर के ऊपर लगातार देखने को मिलता है। तो एक कारण ये भी माना जाता है कि जब तक ये जो बॉर्डर क्लैशेस रहेंगे तब तक इकोनॉमिकली एंगेजमेंट तो हो नहीं सकती। तो मेजरली चीन के द्वारा भी कोई प्रयास नहीं किया जा रहा था कि दोनों देशों के बीच इस प्रकार की कुछ एंगेजमेंट हो जहां पर जो दो देश हैं वो आपस में बातचीत करेंगे और जो सीमा का विवाद है उसको बेशक पूरी तरीके से हल नहीं किया जाएगा, परंतु उसमें बातचीत के जरिए कम से कम कोशिश करी जाएगी कि वहां पर कम से कम सेनाएं रखी जाएं, कम से कम कन्फ्रंटेशन आपसी दो देशों के बीच हो। तो इसी के लिए चीन के जो राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ब्रिक्स की इस समिट में एक एग्रीमेंट तक वो पहुंचे हैं, जिसमें कहा गया है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में डिसएंगेजमेंट करी जाएगी। डिसएंगेजमेंट का मतलब क्या है कि 2020 से लगातार भारत की काफ़ी सेनाएं उस वाले हिस्से में पहुंचती है और चीन की भी काफ़ी सेनाएं उस वाले हिस्से में पहुंचती है जहां पर इन दोनों देशों के बीच विवाद होता है। तो करीब 50 से 60 हज़ार सैनिक उस वाले हिस्से में तैनात हैं और चीन के भी उस वाले हिस्से में 50 से 60 हज़ार सैनिक तैनात हैं और काफ़ी लोकेशंस हैं जहां पर इन दोनों देशों के बीच विवाद है, परंतु अभी के लेवल पे 2 लोकेशंस आइडेंटिफाई करी गई हैं। तो एक लोकेशन है देपसांग प्लेन्स एंड दूसरा है डैमचोक। तो 2 लोकेशंस ही आइडेंटिफाई करी है। हालांकि गलवान, पैंगोंग सो रिवर, इनको अभी डिस्कस नहीं किया गया और चीन के द्वारा कहा गया है कि दोनों लोकेशन से हम डिसएंगेजमेंट करेंगे और वहां से सेनाओं को कम करने का प्रयास करेंगे। तो भारत के द्वारा भी एक पॉजिटिव जेस्चर इसमें दिया गया है और कहा गया है कि हम कोशिश करेंगे कि
हमारे जितने भी सीमा के ऊपर विवाद हैं उसको कम किया जाए। अब देखिए ये ज़रूरत चीन के द्वारा क्यों समझी जा रही है या भारत के द्वारा क्यों समझी जा रही है, तो मैं पहले कह चुका हूँ कि चीन भी चाहता है कि भारत के साथ इकोनॉमिकली एंगेजमेंट करी जाए, हम व्यापार करें अधिक से अधिक। चीन कोशिश करेगा कि भारत में अधिक से अधिक वस्तुएं एक्सपोर्ट करें। भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है और भारत का भी कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा है। फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी सस्ती दर पे चीन से मिल जाते हैं और काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चीन से काफ़ी सस्ती दर से मिल जाते हैं। तो अभी दोनों देशों के बीच लंबे समय से ड्यू टू जियोपॉलिटिक्स इकोनॉमिकली एंगेजमेंट थोड़ी कम हो गई थी। अब जियोपॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं उनको ख़त्म करने की ये शुरुआत है और इसको एक पॉजिटिव एंगल के साथ देखा जा रहा है। दोनों देशों के नेता भी मिले हैं और उसके बाद नेगोशिएटर्स लगातार आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका समाधान करने की कोशिश करी जाएगी।